मिडिल क्लास कामवाली। सुबह का समय था। सिया पति किशोर का नाश्ता टेबल पर लगाने के बाद उनके पास आकर बैठ जाती है। सुनते हैं जी, मैं सोच रही थी इस महीने से 1 लीटर दूध बढ़ा देते हैं। दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनके खान पान का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जानती हो ना जितनी मेरी तनख्वाह है, पहले ही उसमें किसी तरह खींच तान करके हम लोग घर चला रहे हैं। ऐसे में तुम खर्च बढ़ाने वाली बात मत करो, जो है उतने में मैनेज करने की कोशिश करो। अच्छा, अंश बेटा तो हाई स्कूल में गया है, आगे चलकर वो आईआईटी करना चाहता है। लैपटॉप खरीदने के लिए काफी दिनों से बोल रहा है। अगले महीने आपका बोनस आएगा, दिलवा दीजिए ना, मेरे बेटे को पढ़ाई में काम आएगा। कोशिश करता हूँ, पैसों का इंतजाम हो गया तो दिलवा दूंगा। सिया बिना कुछ कहे हाँ में गर्दन हिला देती है और किशोर को टिफिन उसके हाथ में देकर ऑफिस के लिए विदा कर देती है। किशोर के जाने के बाद, माँ 8th क्लास में आ गई हूँ, अब मुझे कोचिंग की जरूरत है। अभी तक तो मैं किसी तरह खुद से पढ़ाई करके काम चला लेती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ मम्मा, दीदी ठीक कह रही है। मेरी क्लास में भी सारे बच्चे कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं। एक मैं हूँ जो पूरा दिन किताबों के साथ दिमाग खराब करता हूँ। अच्छा, आपने वादा किया था ना इस बार समर वेकेशंस में आप मुझे स्केटिंग क्लास ज्वाइन करवाएंगी, याद है ना आपको? हाँ बेटा, सब याद है। ये सही है मम्मा, अपने बेटे के लिए तो आप इतना खर्च करने के लिए तैयार हो, लेकिन बेटी को कोचिंग तक नहीं लगवा सकती। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता। बच्चे भी अपनी जगह ठीक ही है ना। आजकल कंपटीशन का जमाना है, छोटे छोटे बच्चे न जाने क्या क्या सीख रहे हैं। और एक हमारे बच्चे हैं, बेचारे समर वेकेशन में भी कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हर बार मना करना पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा, बढ़ते बच्चों के साथ खर्च हर दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन कमाई का कुछ पता ही नहीं चलता। अगर किशोर के भरोसे बैठी रहूंगी तो कुछ नहीं होने वाला, बच्चे अपने क्लास में पिछड़ जाएंगे। नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। सिया अपनी सहेली से फोन पर बात करती है। आज मूड बहुत खराब है यार, पता नहीं भगवान ने क्या सोचकर हम मिडिल क्लास लोगों की किस्मत लिखी है। चाहे जितनी कोशिश करो, कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। क्या बात है, तू क्यों परेशान नजर आ रही है? मुझे बता, शायद तुझे अपनी समस्या का कुछ समाधान मिल जाए। तुझे तो पता ही है, 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों टीन एज में पहुंच गए। अब बच्चों की जरूरतें ऐसी हैं कि खर्चा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन पतिदेव की सैलरी टस से मस नहीं हो रही। समझ में नहीं आ रहा बच्चों का खर्चा कैसे कम करूं। समस्या ये नहीं है कि तेरे बच्चे चीजों की डिमांड कर रहे हैं, समस्या ये है कि तेरे पास पैसों की कमी है। देख, आजकल ना महंगाई का जमाना है, मिडिल क्लास घर एक आदमी की कमाई से चल नहीं सकता। तू भी कोशिश करके कुछ काम शुरू करना। अरे कैसे काम करूंगी मैं यार, जब से शादी हुई है तब से घर से बाहर पैर नहीं निकाला। मुझसे नहीं हो पाएगा। और फिर तुझे पता है ना, मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूं। अब मेरे जैसे अंडर ग्रेजुएट को कौन नौकरी देगा। एक सोल्यूशन है मेरे पास, लेकिन मैं तुझे बताने से पहले थोड़ा डर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी बातों को गलत तरीके से ले लो और हमारे बीच का रिश्ता खराब हो जाए। अरे नहीं यार, मैं चाहती हूँ कि तू कुछ इस समस्या का समाधान निकाले, बता ना। मेरी एक दूर की रिश्ते की बहन है, उसके हस्बैंड ना अचानक काफी बीमार हो गए थे। घर चलाने की जिम्मेदारी मेरी बहन के ऊपर आ गई। पिछले 15 सालों से उसने नौकरी तो की नहीं थी, ना वो घर से बाहर निकलती थी। उसे भी लगा कि वो कभी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज उसके कारण उसका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। मुझे भी बता ना, ऐसा क्या काम किया उन्होंने जो उनके घर में सब सही हो गया। देख यार, सबसे पहले तो तुझे ये समझना होगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। पढ़े लिखे लोग ऑफिस में जाकर काम करते हैं, क्योंकि अब तेरे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां या एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तुझे कोई दफ्तर में बैठकर करने वाला काम तो देगा नहीं। तू इससे बेहतर वो काम करना जो तुझे अच्छी तरह आता है। मेरे कहने का मतलब है, तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, क्यों ना तू घर घर जाकर लोगों के यहाँ खाना बनाना शुरू कर दे। और तुझे शायद पता नहीं, एक कुक को ना अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तू 2-3 घर में भी खाना बनाने लगेगी ना, तो तेरे हस्बैंड के बराबर सैलरी हो जाएगी तेरी। फिर तो अपने बच्चों के लिए वो सब कर सकती है जो तू चाहती है। मैं तुझे सोचकर जवाब दूंगी यार, समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन ये बात तो है, घर में बैठकर हाथ पर हाथ रखने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। परिवार के खर्चों का दबाव किशोर पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन उनके चेहरे से मुझे समझ में आता है कि वो कितना तनाव ले रहे हैं। अगले 2-3 दिन तक सिया काफी सोच विचार करती है और फिर वो डिसाइड करती है कि अब घर में बैठकर सिर्फ चिंता नहीं करेगी, बल्कि जितना उससे बन पड़ेगा उतना पति की मदद भी करेगी।
सिया की सहेली की पॉश इलाकों में अच्छी खासी जान पहचान थी। उसकी मदद से उसे खाना बनाने का काम मिल जाता है। किशोर, मुझे खाना बनाने का काम मिल जाए तो कैसा रहेगा? मैंने सुना है बड़े बड़े घरों में खाना बनाने वालों को अच्छी सैलरी मिल जाती है। अरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि तुम्हें घर घर जाकर नौकरानी की तरह काम करना पड़े। तुम्हें घर के कामों में आराम रहे, इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए काम वाली लगा रखी, और तुम खुद काम वाली बनने के बारे में सोच रही हो। बस इतना ही दिमाग है क्या तुम्हारे अंदर? इसीलिए कहता हूँ सोचने का काम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बस रोटियां बनाओ। पति के मना कर देने के बाद भी न जाने क्या सोचकर सिया अगले दिन नौकरी के लिए बात करने सहेली के साथ रेखा के यहाँ चली जाती है। देखो, 7 लोगों का परिवार है हमारा। इतने लोगों का खाना बना लोगी ना? बाद में ना नुकुर तो नहीं करोगी? हमें खाना बनाने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो कम मसाले का सादा और स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे परिवार को खिला सके। जल्दबाजी में अध पका और बहुत ज्यादा मसाले डालकर जबरदस्ती स्वाद लाने की कोशिश करने वाला कुक मेरे यहाँ नहीं चल पाएगा। पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें बढ़ाकर ही दूंगी। बस परिवार की सेहत के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए मैडम, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैं समझती हूँ कि परिवार की सेहत एक माँ के लिए क्या होती है। मैं बिल्कुल अपना घर समझकर ही काम करूंगी और खाना बनाने में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करूंगी। तो फिर ठीक है। तुमसे पहले जो कुक काम कर रहा था वो 12,000 लेता था, लेकिन अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें 15,000 भी देने के लिए तैयार हूँ। मालकिन की बात सुनकर सिया काफी खुश हो जाती है और घर जाकर अपनी सास को अपने काम के बारे में बताती है। अम्मा जी, अब चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे काम मिल गया है। 15,000 महीना मिलेगा और कुछ ही घंटे का काम है। काम निपटाकर मैं घर भी आ जाया करूंगी। ऐसा कौन सा काम मिल गया बहू, हम भी तो जाने। देखिए माँ जी, आपको आपके बेटे की कसम है, अगर मैंने उन्हें सच बताया तो वो मुझे ये काम करने नहीं देंगे, लेकिन बच्चों की खातिर मैं ये काम करना चाहती हूँ। अरे भैया, ऐसा कौन सा काम है जो तुझे अपने पति से छुपा कर करना पड़ रहा है? माँ जी, कोई चोर डकैती का काम नहीं है, बल्कि बहुत ही इज्जतदार और साफ सुथरा काम है। मुझे एक बंगले में खाना बनाने का काम मिल गया है। दोपहर में और शाम को 2 वक्त का खाना बनाना होगा। किशोर को ऑफिस से लौटने में 9 बज जाते हैं। मैं 7:30 बजे तक वहां का काम खत्म करके घर आ जाऊंगी और फिर घर का खाना बना दिया करूंगी। क्या कहा? तुझे सारी दुनिया में और कोई काम नहीं मिला, अब ये तू काम वाली बनने का काम करेगी? अरे भाई, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? दुनिया समाज में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? माँ जी, मैंने खाना बनाने का काम शुरू किया है और खाना बनाने से कोई काम वाली नहीं हो जाता। और दूसरी बात, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अब मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूं तो मुझे कहीं ऑफिस में तो नौकरी मिलेगी नहीं, इसलिए इसी तरह काम करके गुजारा करना पड़ेगा। अरे राम राम राम, अपने घर में काम करने के लिए मैंने खुद काम वाली लगा रखी है और मेरी बहू दूसरों के घर में जाकर नौकरानी बनेगी? बस यही दिन दिखाना बाकी रह गया था कन्हैया। यह दिन दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? माँ जी, बातों का क्यों बतंगड़ बना रही है? बहुत अच्छे लोग हैं जिनके यहाँ मुझे काम मिला है। होटल में भी तो कोई खाना बनाता है तो क्या वो छोटे हो जाते हैं? उन्हें तो लोग शेफ कह के पुकारते हैं। अरे बहू, ऐसा है, अब तू अगर काम वाली बनाने का विचार बना चुकी है ना तो भाई कल से मेरी रोटी तुम मत बनाना। पता नहीं कौन जात बिरादरी के यहाँ जाकर रसोई में घुसकर खाना बना रही होगी। हमारा तो सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अपनी 2 रोटी हम खुद बना लिया करेंगे। हमें तो काम वाली को भी अपनी बहू कहने में शर्म आती है। सारी दुनिया जहान में यही नौकरानी बनने का काम मिला था तुझे। शाम के समय, किशोर, मुझे एक प्ले स्कूल में नौकरी मिल गई है। स्कूल के बच्चों की देखभाल करनी है और थोड़ी बहुत एक्टिविटी वगैरह। इसके बदले मुझे 15,000 सैलरी मिलेगी। अगर आप कहो तो ये जॉब कर लूं? ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो कर लो, बाकी मेरी तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं है। सिया ने अगले ही दिन से खाना बनाने का काम शुरू कर दिया था। कुछ दिन बाद शाम के समय, सिया, मानना पड़ेगा, तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो और साफ सफाई से काम करती हो। तुम्हारे हाथों में रसोई छोड़कर मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ। तुम पैसों की चिंता मत करना, बस वादा करो कि मेरे यहाँ का काम नहीं छोड़ोगी। आजकल अच्छे कुक ढूंढना भी बड़ा मुश्किल काम है। हाँ दीदी, क्यों नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। 1 मिनट सिया, अरे तुमने पूरे परिवार का खाना बनाया और खुद 1 गिलास पानी तक नहीं पिया? कल से तुम भी यहीं पर खाना खाकर जाया करो। और हाँ, संकोच की कोई बात नहीं है, दूध फ्रिज में रखा रहता है, चाय बनाकर पी लिया करो। तुम मेरे लिए मेरे परिवार की तरह हो। जिस तरह से तुम हमें अपना परिवार समझकर इतने अपनेपन से हमारे लिए खाना बना रही हो, तो हमारे लिए भी तो तुम हमारा परिवार ही हुई ना। खुद को नौकर समझने की जरूरत नहीं है।
सिया का काम बहुत अच्छा चल रहा था। वो जितने प्यार और अपनेपन से खाना बनाती, उसे देखकर मालकिन और उसके परिवार के लोग बहुत खुश रहते थे। सिया मेरी एक सहेली है। वैसे तो उसके यहाँ पर कोई कुक के हाथ का बना खाना नहीं खाता, लेकिन उसकी मजबूरी है, ऑपरेशन हुआ है उसका अभी। फिलहाल 6 महीने के लिए उसे डॉक्टर ने रेस्ट बताया है। अगर तुम उसके यहाँ खाना बनाने का काम कर दोगी तो उसकी बहुत मदद हो जाएगी। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें नौकरानी नहीं बल्कि परिवार के सदस्य से भी बढ़कर प्यार सम्मान मिलेगा वहाँ। ठीक है दीदी, आप कहती हो तो मैं बना दूंगी। सिया मालकिन के बताए घर में पहुंचती है तो देखती है घर में रहने वाली राधा की एक 3 साल की छोटी बच्ची भी है। तुम ये समझ लो, इस समय कोई अपना भी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। इस समय तुम अगर मेरा घर संभाल लोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बस वादा करना होगा कि बच्चों की सेहत और खान पान के साथ कोई समझौता नहीं करोगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो दीदी। और आपकी 3 साल की छोटी बेटी भी है, उसकी देखभाल के लिए भी तो किसी को बुलाया होगा ना आपने? कोई है ही तो नहीं। तुम ऐसा करना, तुम मुझसे ही महीने के 25,000 रुपए ले लो, बदले में मेरी बेटी की देखभाल और 2 वक्त का खाना। इसके अलावा तुझे एक भी काम करने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे कामों के लिए घर में नौकर चाकर है। देखो, नाम मत करना। अच्छा 30,000 ठीक है, मना मत करना। रेखा ने तुम्हारी बहुत तारीफ करी है, उसको बहुत विश्वास है तुम्हारे ऊपर, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे घर का काम भी तुम ही संभालो। राधा के घर का काम मिलने के बाद तो मानो सिया की सारी समस्या ही दूर हो गई। खुशी खुशी वो अपने घर आती है। माँ जी, हमारी सारी तकलीफें दूर हो गई। अब बच्चों को किसी भी चीज के लिए समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले 45,000 रुपए कमाकर हर महीने घर ला सकती हूँ। अब बस मुझे पूरा दिन उधर ही बिताना होगा। तुझे दिन जहां बिताना है बिता। मैं तो वैसे भी तेरे हाथ का खाना खाना पसंद नहीं करती। बहू, पैसा सब कुछ नहीं होता। जब से तूने ये नौकरानी वाला काम शुरू करा है ना, मुझे तो ये बताते भी शर्म आती है कि तू मेरी बहू है। माँ जी, ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ मैं। राधा मैडम की 3 साल की छोटी बच्ची है, बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वो अगर पैसे ना देती तो इंसानियत के नाते मैं उनकी बच्ची की देखभाल करने के लिए वैसे भी तैयार हो जाती, लेकिन वो मुझे मेरे काम की अच्छी रकम देने के लिए तैयार है। वो बस इतना चाहती है कि उनकी बच्ची की देखभाल कोई अपनेपन से करे। आपको मुझसे जितनी नफरत करनी है आप कर लीजिए, बस किशोर को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। मैं नहीं चाहती कि आपकी तरह वो भी मुझे काम वाली समझकर छुआछूत करे या उन्हें भी मेरे साथ चलने में शर्मिंदगी का एहसास हो। सिया सवेरे बच्चों का नाश्ता टिफिन बनाने के बाद घर से निकलती। उसके बाद पहले रेखा के यहाँ जाती और फिर अंत में राधा के यहाँ जाकर खाना बनाने के बाद पूरा दिन वहीं रुकती। शाम को 5 बजे जब राधा की बहन कॉलेज से आ जाती तब सिया वहां से निकलती, फिर रेखा के यहाँ जाकर खाना बनाती और अंत में 7:30 बजे तक अपने घर पहुंचकर फिर अपने परिवार के लिए खाना बनाती। एक दिन राधा सिया से कहती है, आज घर पर एक छोटी सी पार्टी है, ज्यादा कुछ नहीं बनाना, बस चाय कॉफी और थोड़ी सी स्नैक्स वगैरह बना देना। तुम्हारे भैया है ना, उनके ऑफिस के कुछ लोग आ रहे हैं, उन्होंने एक मीटिंग यहीं पर रख ली है, तुम मैनेज तो कर लोगी ना? ठीक है ना दीदी, मेहमान तो आते ही हैं, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। दोपहर के तकरीबन 4 बजे थे। सिया ने चाय कॉफी पकौड़े नाश्ता वगैरह बनाकर तैयार कर लिया था। धीरे धीरे राधा के पति के ऑफिस के लोग घर पहुंच गए। सिया, तुम जाकर अंदर टेबल पर सबका नाश्ता लगा दो। सिया नाश्ते की ट्रे लेकर जैसे ही हॉल में आती है, सामने खड़े मेहमानों में अपने पति को देखकर उसके कदम ठिठक जाते हैं। सिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। किसी तरह खुद को संभाल कर सिया रसोई में आती है। वो पत्थर की तरह खड़ी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पति किशोर का सामना आखिर किस मुंह से करे, क्योंकि उसने तो आज तक पति को ये बताया ही नहीं था कि वो खाना बनाने और बच्चे की देखभाल करने का काम करती है। किशोर तो यही जानता था कि उसकी पत्नी एक प्ले स्कूल में छोटे बच्चों को संभालने का काम कर रही है। इसलिए उसने भी जब सिया को वहां खाना सर्व करते हुए देखा तो उसके भी होश उड़ गए थे। सिया, तुम यहाँ? अरे किशोर, तुम इन्हें जानते हो? हमारी सिया दीदी है ही ऐसी, जो इनसे एक बार मिल ले वो कभी इन्हें भूल ही नहीं सकता। वैसे तो ये हमारे घर पर खाना बनाने और मेरी बेटी को संभालने का काम करती हैं, लेकिन इन्हें कुक कहना उनकी तौहीन करने के बराबर होगा। मेरी वाइफ जब बिस्तर से खड़ी भी नहीं हो पाती थी, उस समय में इन्होंने मेरी बेटी को इतना प्यार किया कि उसे कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। चाहे जितना भी काम किया, लेकिन 1 रुपये की बख्शिश नहीं ली। आज के जमाने में सिया दीदी जैसे लोग मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे तो लगता है वो लोग कितने किस्मत वाले होंगे जिसके घर में सिया दीदी बहू बनकर गई होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिनव।
पिछले 3 महीने में इन्होंने हमारे दिल में अपनी जगह बना ली है। हमने तो आज भी इन्हें सिर्फ खाना सर्व करने के लिए कहा था। मैं तो यही चाहती थी कि खाना हम रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर ले, लेकिन दीदी ने कहा घर आए मेहमान को बाहर का नहीं बल्कि अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाना चाहिए। और फिर इन्होंने इतना सब कुछ अकेले बनाया। इन 3 महीनों में मुझे इनकी ऐसी आदत लग गई है कि अब लगता है कि अगर इन्होंने हमारे यहाँ आना बंद कर दिया तो हम इनके बिना कैसे घर चलाएंगे। अरे दीदी, आप तो बिना बात मेरी इतनी तारीफ कर रही हैं। ऐसा मैंने कुछ खास किया भी नहीं, और वैसे भी एक काम वाली को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। खबरदार जो आपने खुद को काम वाली कहा। आप हमारे घर के सदस्य हैं। जब सब रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था उस समय आपने हमारा साथ दिया। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। आपने जितनी सेवा की है ना राधा और मेरे बेटे की, उसकी भरपाई पैसा देकर हम कभी नहीं कर सकते। एक तरफ राधा और अभिनव उसकी जी भर की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सिया पति किशोर की नजर में गिर जाने के कारण शर्मिंदा हुई खड़ी थी। मेहमानों के सामने तो किशोर कुछ नहीं बोलता। पार्टी खत्म होने के बाद किशोर और सिया घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर, सिया तुम्हें कुछ कहना नहीं है? मैं कुछ भी कहने सुनने लायक बची ही कहाँ हूँ। मैं बस आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, बस अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबकर आप अपनी सेहत खराब कर ले। बस इसीलिए मैंने ये खाना बनाने का काम पकड़ लिया। और आप ही कहते थे ना, मेरे हाथ के खाने में इतना स्वाद है कि कोई तारीफ किए बिना रह नहीं सकता। देखो, आपके दिए कॉन्फिडेंस के कारण ही आज मैं और जगह जाकर इतने अच्छे से खाना बना पाती हूँ। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ा, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने ही तुम्हें इस बात का एहसास कराया होगा ना कि तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत है। तुम्हारे काम को छोटा समझा, इसके लिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारे जिस काम को घर में सबने धिक्कारा, उसे बाहर इतना सम्मान मिल रहा है, ये देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिली है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ। 2-2 जगह खाना बनाकर तुम भी थक जाती होगी, इसलिए शाम को घर पर खाना बनाने में आज से मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगा। जब तुम घर के खर्चों की जिम्मेदारी में बराबर हाथ बटा रही हो, तो मेरा भी तो फर्ज है कि मैं भी घर चलाने में तुम्हारी मदद करूं। और फिर सिया और किशोर मिलकर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश पर ध्यान देते हैं, क्योंकि अब उन्हें बच्चों के भविष्य के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी।